हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरी क्लासेस मैंने काफ़ी समय से अपलोड नहीं की। रीज़न बस यही था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। लास्ट टाइम हमने मगध साम्राज्य के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, और मगध साम्राज्य के हमने जो हमारे 3 वंश थे हमने उसमें पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो हर्यंक वंश के बारे में हमने पढ़ा था, और शिशुनाग वंश के बारे में, और उसके बाद हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का जो समय काल है वो 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य का ये जो आप मैप देख रहे हैं भारत का, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्य वंश के पहले शासक थे, तो उनका जो राज्य था वो उत्तर पश्चिम भारत से उत्तर पूर्वी भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, और ये आपका मध्य भारत तक स्थित था। लेकिन जो उनके पुत्र बिंदुसार हुए, उन्होंने दक्षिण भारत का भी क्षेत्र जीत लिया था। इसी तरीके से जो बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, उनका जो शासन है या उनका जो साम्राज्य माना जाता है पूरा, तो उन्होंने पूरे भारत पर मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कर दी थी। ठीक है, तो पूरे भारत पर सम्राट अशोक का शासन चलता था, तो इसलिए उनको महान भी कहा जाता है। और इसी के साथ अब हम बारी बारी से अपने मौर्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासन काल का समय है वो 321 पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक माना गया है। मौर्य काल भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर विराजमान हुआ और मौर्य वंश की स्थापना की। अब चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के यह गुरु थे। ठीक है, और ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं, जबकि बौद्ध और जैन साहित्य में उसे क्षत्रिय बताया गया है। और विशाख दत्त की जो नाटक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, वो किस पर लिखा है? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर ही लिखा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, इसका अर्थ होता है निम्न कुल, नाम का उनके लिए प्रयोग किया गया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता का नाम है वो था चंद्रवर्धन मौर्य। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद ने ही धोखे से उनके पिता की हत्या की थी। और चंद्रगुप्त की जो माता थी उनका क्या नाम था? मुरा। ठीक है, और चंद्रगुप्त का जो जन्म था वो हुआ पिपली वन में। और क्योंकि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, तो बहुत ही कम उम्र में चंद्रगुप्त अनाथ हो गए। तो उनका जो पालन पोषण है वो एक गोपालक ने किया था। ठीक है, गोपालक यानी गाय को पालने वाले को कहा जाता है। और गोपालक से ही 1000 पण में, पण क्या है? मुद्रा, जो मौर्य साम्राज्य के समय पर थी। तो पण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीद लिया और तत्पश्चात तक्षशिला में उसे सभी प्रकार की विद्या प्रदान की। और अध्ययन के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में सिकंदर से भी मिले। ठीक है, और ये लगभग कब की बात है? 323 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक को पराजित किया तथा संधि होने पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, सिंधु नदी, पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गया था और उसने पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु नदी
का क्षेत्र किसे दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और इसके अतिरिक्त जो उसकी पुत्री थी या उसकी जो बेटी थी उसका विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, उसका विवाह। ठीक है, इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? 500 हाथी प्रदान किए। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और फिलाकर्स, स्ट्रैबो और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और एरियन और प्लूटार्क ये क्या है? यूनानी विचारक हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहा है। और इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया कि चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम वर्णन किया है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? पालीब्रोथा। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात और कश्मीर का भूभाग भी उसमें सम्मिलित था। इसी तरीके से जो तमिल ग्रंथ है अहनानूर, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीतने की कोशिश की थी। ठीक है, और उस पर आक्रमण किया था, किंतु वह उसे जीत नहीं पाए थे। और वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, तो 297 ईसा पूर्व में उपवास या संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अब संलेखना क्या होता है? कि भोजन और जल का त्याग करके अपने शरीर को त्याग देना। बिंदुसार का जो समय काल है वो 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। और बिंदुसार की जो माता का नाम था वो था दूरधरा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स, अमित्रघात, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। जबकि वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार और जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और दिव्य वदान जो कि एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला पर 2 आक्रमण हुए थे। ठीक है, या 2 विद्रोह हुए, आक्रमण नहीं, विद्रोह हुए थे, जनता का विद्रोह ही हुआ था। तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए उन्होंने पहली बार अपने बड़े पुत्र सुषेम को और दूसरी बार अशोका को भेजा था। ठीक है, और बिंदुसार के राज दरबार में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के। इसी तरीके से मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक मिस्र राजदूत को किसके राज दरबार में नियुक्त किया? बिंदुसार के राज दरबार में। और बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। अब हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में। ठीक है, तो सम्राट अशोक का जो समय काल माना जाता है वो 259 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। और उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, किंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 259 ईसा पूर्व में हुआ था। और राज्याभिषेक से पूर्व
अशोक अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। और उज्जैन का राज्यपाल उसे किसने नियुक्त किया था? उनके पिता बिंदुसार ने। ठीक है। और अशोका ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर और खोतान के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसी तरीके से तमिल प्रदेश के अतिरिक्त भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भूभाग भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अपने शासन के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग यानी वर्तमान में कलिंग को क्या कहा जाता है? ओडिशा। ठीक है। तो कलिंग पर उसने आक्रमण किया और उसे जीत लिया, किंतु व्यापक नरसंहार, ठीक है, ने उसे विचलित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों की जो हत्या है या जो खून खराबा है वो उस समय पर हुआ था कलिंग के युद्ध में। तो इसी के कारण अशोक का मन विचलित हुआ और उसने शस्त्र को यानी हथियार को त्याग दिया। और उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें किससे मिली? उपगुप्त से। और उपगुप्त को ही अशोका का गुरु माना जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। अब बोध गया कहाँ पर स्थित है? आज के समय में बिहार में। ठीक है। और बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। ठीक है। और अभी ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है। और लुम्बिनी ग्राम को बलि कर से मुक्त कर दिया। मौर्य साम्राज्य के समय पर एक बलि कर लिया जाता था। ठीक है। तो जो लुम्बिनी गांव था उसको बलि कर से मुक्त कर दिया गया था अशोक द्वारा। अशोका ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका प्रमुख कार्य प्रजा में धर्म का प्रचार करना और कल्याणकारी कार्य करना था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम से ली थी। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख ये जगह है, ठीक है, इन दोनों जगह से कौन सी भाषा में या कौन सी लिपि में पाए गए? तो खरोष्टी लिपि में अभिलेख पाए गए हैं। और ये दोनों जगह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। इसी तरीके से अशोक के तक्षशिला और लंगनाज ये अफगानिस्तान में स्थित हैं दोनों जगह। और यहाँ पे जो अभिलेख पाए गए हैं वो अरेमेक लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक का शेर कुना अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाया गया है वो 2 भाषाओं में है, अरमेक एवं ग्रीक भाषा में। ठीक है। या अरमेक व ग्रीक लिपि में उसे लिखा गया है। और सर्वप्रथम इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और अशोका ने ही सांची स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार कौन से ग्रंथ है? दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी, जिसमें कि उसने अपने सबसे छोटे भाई तिष्य को उसने नहीं मारा था। ठीक है। बाकी जितने भी भाई थे उन सब की उसने हत्या कर दी थी। केवल किसके लिए? राजगद्दी के लिए। ठीक है। खुद को राजा बनाने के लिए। और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा में रुका। विदिशा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और उज्जैन का क्योंकि वो शुरू से ही उसका शासन उज्जैन में चलता था तो वह विदिशा में रुका और वहाँ के श्रेष्ठी की जो पुत्री थी देवी, उससे विवाह किया और उसी देवी से उसकी 2 संतानें हुई, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। इसके अतिरिक्त अशोका की और भी पत्नियां थीं जिनका जिक्र बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिव्य वदान में मिलता है, जिनमें एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता और जो उनकी दूसरी पत्नी है उनका नाम करुणावकी बताया गया है। ठीक है।
अब मौर्य साम्राज्य में अशोका की मृत्यु के पश्चात कई शासक आए, बट वो सभी शासक क्या थे, इतने महान नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे वे कमज़ोर पड़ते गए और उनकी कमज़ोर होने के कारण या उनकी शक्ति कम होने के कारण जो उनके आखिरी राजा थे, ठीक है, या आखिरी शासक थे मौर्य साम्राज्य के, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उनके अमात्य या मंत्री ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन शब्दावली के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और बहुत सारे प्रश्न काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामणी, ग्रामणी किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को। विष्टि, निःशुल्क श्रम या बेगार। ठीक है, जैसे राज्य की जो प्रजा है, ठीक है, उससे बिना पैसे दिए कुछ भी, भाई आप अपने राज्य के लिए या थोड़ा सा जो कल्याण के या विकास के कार्य हैं उनमें उनसे बेगार लिया जाता था, जिसके बदले उनको किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, जो राजकीय खजाने की देखभाल करता था। हिरण्य, नकद लिए जाने वाले कर को कहा जाता था। ठीक है, हिरण्य कर के अलावा एक था प्रणय कर। ठीक है, ये प्रणय कर क्या था? इसे युद्ध कर कहा जाता है। ये भी मौर्य काल के समय पर लिया जाता था। यवनी, सुरक्षाकर्मी दासी को कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर को, कंटक शोधन, फौजदारी अदालतों को कहा जाता था। इसके अतिरिक्त समाहर्ता, आय के संग्रहकर्ता को, पौर, नगर के कोतवाल को कहा जाता था। प्रशासता, राजकीय कागजातों और आज्ञा को लिपिबद्ध करने के लिए। ठीक है, यानी राजा की जो आज्ञाएं होती थी या जो भी लेखा जोखा होता था वो कौन लिखता था? प्रशासता उसे लिपिबद्ध करके रखता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। एग्रीनोमेई, मार्ग निर्माण अधिकारी या जिलाधिकारी को कहा जाता था। इसी तरीके से एस्ट्रोनोमेई, नगर अधिकारी को कहा जाता था। आटविक, वन राज्य को, और दंडपाल, पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। तो ये जो शब्दावली है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे कहीं पर नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसे बहुत इजी है, टफ नहीं है, आप इसे याद करोगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जो कि स्पेशली यूपी-टीजीटी के प्रीवियस यूपी-टीजीटी सोशल साइंस की जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य या सैन्य कार्य? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यायिक कार्य का निष्पादन राजुक या फिर रज्जुक, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का जो दूत था कौन था? डायनोसियस, डायमिकस, मेगास्थनीज और डियोडोरस। तो राजा टॉलेमी द्वितीय का जो राजदूत था वो था डायनोसियस। ठीक है, किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस भी आया था। और डायमेकस किसका था? यूनान के राजा या यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम। ठीक है, मैंने आपको एंटीयोकस से याद भी करवाया होगा कि डायमेकस और एंटीयोकस यानी दोनों में कस आ रहा है, तो इससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो ये भी किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। और मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूनिकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
अब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? देखिए अभी हमने पढ़ा था अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज द्वारा लिखित एस्ट्रोनोमी अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी, जिला अधिकारी, ग्राम के अधिकारी या धर्म का प्रमुख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा नगर के अधिकारी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्का या चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनके साथ श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ गए और संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु या अपनी प्रजा के नैतिक आध्यात्मिक विकास हेतु। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के हेतु अशोक ने धर्म का प्रचार किया था। धर्म शब्द का रूपांतरण धम संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से या अपभ्रंश भाषा से। तो जो धम संबंधित है, ठीक है, यह धम कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का। ठीक है। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या बिंदुसार। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा? अशोक। ठीक है, अशोका ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी और प्राचीन समय में श्रीनगर को क्या कहा जाता था? पुनरादिस्थान। ठीक है, पुनरादिस्थान। सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त के राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त है उनका जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, बीच में मध्य भारत का हिस्सा भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत ही आता था, बट जो तमिलनाडु यानी जो दक्षिण भारत था उन पर उन्होंने आक्रमण तो किया पर उसे वो जीत नहीं पाए। ठीक है, तो अब तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु चंद्रगुप्त के राज्य में शामिल नहीं था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स, अग्रमीज, सेंड्रोकोटस या अमित्रघात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सेंड्रोकोटस। ठीक है, और अग्रमीज किसको कहा गया था? धनानंद को। ठीक है, क्योंकि उसने सिकंदर को भारत में आने नहीं दिया था। ठीक है, इसी तरीके से अमित्रोचेट्स या अमित्रघात किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गए थे और उस साधु का नाम क्या था? हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु या हेमचंद्र। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा भद्रबाहु। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ठीक है, तो सन्निधाता, समाहर्ता, प्रशास्ता या अंतपाल। तो जो सन्निधाता है, ठीक है, उसे राजकीय कोषाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, और आय का जो संग्रह करता था उसे क्या कहा जाता था? समाहर्ता। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आय का संग्रहकर्ता कौन था? समाहर्ता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाहर्ता। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी UPTGT की तैयारी कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त और अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी, SSC, रेलवे में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि जीके तो देखिए हर एग्ज़ाम में आता है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।